हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 14 अप्रैल के न्यूज़ से। उम्मीद है अपने होमवर्क्स तो किए रहेंगे। चलिए, 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती थी। और गांधी जी के व्यूज क्या थे, अंबेडकर जी के व्यूज क्या थे, दोनों सही थे गलत थे, दोनों कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट किया है कि जो प्रेसिडेंट जो है, जो जो भी रिजर्व करते हैं बिल, स्टेट द्वारा जो भी भेजे जाते हैं बिल्स, अगर वो रिजर्व किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, तो उनको एक डेडलाइन दी गई है कि इतने इतने दिनों में आपको डिसीजन देना है। फिर आता है इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी मतलब क्या, अभी हम बस आउटडोर आउटडोर ही चल रहा है कि भाई बाहर पोल्यूशन है, बाहर पोल्यूशन है। इंडोर एयर पोल्यूशन भी है, ठीक है। इंडोर की एयर क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज्यादातर जो वक्त है हम घर में बिताते हैं। चलिए, अंबेडकर एंड गांधी, आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है हम देखते हैं। तो 14 अप्रैल जो थी, जो अंबेडकर जयंती थी, और इंडिया रिफ्लेक्ट करता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लेगेसी और कॉन्ट्रास्टिंग येट कॉम्प्लीमेंट्री विजन थी महात्मा गांधी के साथ साथ, कि उन्होंने एक जस्ट कास्ट फ्री और इंक्लूसिव सोसाइटी चाहिए थी इनके। अभी गांधी वर्सेस अम्बेडकर हम देखते हैं अभी चल क्या रहा है। अभी अभी पॉइंट कौन से जो थे, जो गांधी जी और अम्बेडकर जी दोनों भी एक सहमत थे। तो रिजेक्शन ऑफ वायलेंट रिवॉल्यूशन, इनको दोनों को ये क्लियर था कि भाई हमें वायलेंट रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए। मतलब क्या, बंदूक उठा के हमें सीधा, मतलब वायलेंटली कुछ रिवॉल्यूशन करके हमें आज़ादी नहीं चाहिए। तो दोनों ने अपोज किया। और इवन अपोज किया कम्युनिज्म को और वायलेंस को। उन्होंने एम्फोसिस दिया ह्यूमन डिग्निटी, कंपैशन और जस्टिस को। एथिक्स और मॉरलिटी पब्लिक लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिक्स में भी। और नॉन वायलेंस और सेल्फ अपलिफ्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन ये जो क्वालिटीज है हमारे अंदर भी आनी चाहिए, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनमें भी रहनी चाहिए। वो अलग बात है, अभी अलग ही चल रहा है। अभी क्या क्या डिफरेंस थे इनमें, डिफरेंस बहुत ज्यादा थे। इवन यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, 2% इसके रिगार्डिंग पूछा था। कौन से 2% है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मीन्स की बात कर रहा हूँ। तो कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग अम्बेडकर जी का व्यू क्या था, तो भाई कास्ट ही नहीं चाहिए इनको। और गांधी जी बोल रहे थे कि भाई इसमें वर्ण जो है उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। पर उन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया था। पर बोल रहे थे कि भाई रिफॉर्म्स रहने चाहिए, मतलब वर्ण रहने चाहिए पर उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। फिर दलित रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या था इनका व्यू, तो अंबेडकर जी बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए थे। पर गांधी जी बोल रहे थे कि भाई नहीं, इसकी वजह से थोड़ा सा पुनः पैक्ट हो गया। तो इन्होंने अमरन जो था, फास्टिंग रखा। तो उसके वजह से ये थोड़ा सा इनको पीछे लेना पड़ा। नहीं तो ये भी अड़े रहे थे कि भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए। पर जैसे गांधी जी बहुत नेशनल फिगर हो गई थी तब तक, अगर ऐसा अगर कुछ डेथ हो जाती इनके इसमें, तो अंबेडकर जी को पता था कि इनके जो भी समाज है, जो भी रिलेटेड है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो एटलीस्ट मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है। फिर रिलीजन के रिगार्डिंग अम्बेडकर जी ने कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में, नवयान बोलते हैं उन्हें। और गांधी जी जो फिलोसफी थी उनकी कि सर्वधर्म समभाव, जो कि इंडिया की है। अब स्टेट का रोल क्या रहना चाहिए, अंबेडकर जी बोलते थे कि भाई स्टेट इंटरवेंशन रहना चाहिए, पर अफर्मेटिव एक्शन के साथ साथ, मतलब अच्छे कामों के लिए इंटरवेंशन करना चाहिए उन्होंने। और गांधी जी बोल रहे थे कि ग्राम स्वराज, मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए और मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए। ज्यादा भी स्टेट इंटरफेरेंस भी अच्छा नहीं है, ऑटोनॉमी को खराब होता है। इकोनॉमी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो अम्बेडकर जी बोल रहे थे कि स्टेट सोशलिज्म होना चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। गांधी जी बोल रहे थे कि ट्रस्टीशिप होना चाहिए और सेल्फ रिलायंस। अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या ऑनर किए हैं अम्बेडकर जी के, तो पहला तो भारत रत्न उनको मिला है 1990 में। फिर भीम ऐप इनके नाम पर ही है। आपको अगर ये पता नहीं रहेगा, भीम ऐप जो है ऑनर करते हैं अम्बेडकर जी को, इसलिए इनका नाम भीम ऐप है। पंचतीर्थ है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है डेज बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बताया, डेडलाइन सेट की है। तो कौन से केस में था, तो सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो 3 मंथ का डेडलाइन दिया है प्रेसिडेंट को कि भाई आपको एक्शन लेना है स्टेट बिल जो भी रिजर्व करते हैं अंडर आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 201 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रिजर्व करता है बिल्स, स्टेट बिल्स रिजर्व करता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो वर्डिक्ट क्या था सुप्रीम कोर्ट का, तो आर्टिकल 201 जो है, अगर बिल रिजर्व किया जाता है गवर्नर द्वारा, और प्रेसिडेंट की, एटलीस्ट प्रेसिडेंट आइदर एसेंट दे सकता है। एसेंट मतलब क्या भाई, हाँ ठीक है आपका बिल पास हो गया, या फिर विथहोल्ड कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई टाइमलाइन था ही नहीं, इसके पहले कोई टाइमलाइन नहीं था कि भाई आप रिजर्व करके रख रहे हो, पर इसके रिगार्डिंग आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने कितने भी साल रख सकते हो। तो ये आर्बिट्ररी डिलेज हो रहे थे, अनसर्टेनिटी थी कि भाई डिले मतलब दे के फायदा ही क्या है। इसलिए नई डेडलाइन सेट की, अभी कितने दिनों में करना पड़ेगा इनको, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। 90 डेज के अंदर अंदर इनको डिसीजन लेना है कि भाई आपको क्या करना है। कोई एब्सोल्यूट वीटो, नो एब्सोल्यूट वीटो, रीजंस फॉर डिले मस्ट बी स्पेसिफिक एंड कम्युनिकेटेड। तो एब्सोल्यूट वीटो ने ये, इसमें आपको क्या रीजन है डिले के वो स्पेसिफिक रहने चाहिए और कम्युनिकेट करने चाहिए। स्टेट जो है फाइल कर सकते हैं रिट मैंडामस का, ताकि डिसीजन क्या है वो समझ में आ गए।
और इफ रिजर्व ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, अगर रिजर्व किया जाता है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143, और कोई मैंडेटरी नहीं है पर ऐसे एक रेफरेंस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अभी गवर्नर को, अनलाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू असेंट इफ बिल इज रिप्रेस्ड। अभी देखो, आपको ये आइडिया रहेगा कि नहीं पता नहीं, पर जब एक बिल पास होता है, मान के चलिए अभी गवर्नर के पास एक बिल आता है, अभी दोनों विधानसभा और विधान परिषद ने दोनों ने बिल पास किया, गवर्नर के पास आ गया, समझो गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया बिल, और फिर से उन्होंने रिपास कर दिया थोड़े से चेंजेस करके, तो गवर्नर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो बिल को पास करना ही चाहिए। जब सेकेंड टाइम वो करते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वेटो, तो एक बार रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार जब वो दूसरी बार रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो दूसरी बार जैसे ही पास हो गया उनके पास, तो वो मना नहीं कर सकते, उनको असेंट देना ही पड़ता है। पर प्रेसिडेंट के मामले में ऐसा नहीं है। अगर स्टेट का बिल अगर रिजर्व हो गया, मान के चलिए गवर्नर के पास ऑप्शन रहता है कि स्टेट का बिल रिजर्व कर दिया और बोल दे कि भाई प्रेसिडेंट आप देख लीजिए, जैसे ही गवर्नर प्रेसिडेंट की तरफ देता है ये बिल, तो उस गवर्नर का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। अभी प्रेसिडेंट के ऊपर वो बिल पास कर सकते हैं या फिर खारिज कर सकते हैं। अगर दूसरी बार फिर से प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट बाउंड है क्या, तो यही स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं रहते असेंट देने के लिए, ठीक है, भले रिपास होने के बाद भी। और इसके पहले कोई किसी ने बताया कि था क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, तो हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए 2016 एमएचए का मेमो था। सरकारिया कमीशन भी थी 1998 में, कुंची कमीशन भी 2010 में, सभी ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी गवर्नर का रोल क्या है स्टेट बिल्स में, तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल, और रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में। तो ये चार ऑप्शंस रहते हैं अगर कोई भी बिल इनके पास आ गया तो, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी का कोर्स नहीं देखा है तो आप ऐप में देख सकते हो, पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, इवन एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत के ऊपर भी बहुत डिटेलिंग किया है मैंने, हर एक चैप्टर, कुछ कुछ चैप्टर तो मैंने लाइन बाय लाइन किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट और गवर्नर का डिस्टिंक्शन। अभी लेजिस्लेशन क्या है इनके पास, आर्टिकल 111 में क्या है, तो ये असेंट दे सकते हैं अगर बिल रिपास हुआ है तो। मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा और राज्यसभा ने फिर से पास कर दिया बिल, तो इनके पास असेंट देना ही पड़ता है। वैसा ही 200 है, ये रिजर्व कर सकते बिल्स प्रेसिडेंट के लिए। ऑर्डिनेंस पावर कौन सी इसमें, तो आर्टिकल 123 और 213, 90 का फर्क है, ठीक है, 90 प्लस कर दो इसमें, तो 213 हो जाएगा। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 है, मतलब क्या, डेथ पेनल्टी भी ये बोल सकते हैं कि आपके लिए माफ है, ठीक है, और इसमें पेनल्टी वो माफ नहीं कर सकते, आर्टिकल 161 और 72 पार्डनिंग पावर से गवर्नर और प्रेसिडेंट के। इमरजेंसी कौन से लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, 352, 56 और 60, और ये रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए 356 स्टेट इमरजेंसी। डिस्क्रिशनरी पावर्स इनके लिमिटेड है, इनके थोड़े ब्रॉडर है। और मिलिट्री की बात की जाए तो ये सुप्रीम कमांडर है, मतलब तीनों जो फोर्सेस है हमारे, तो उसके सुप्रीम कमांडर है, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे ये सुप्रीम कमांडर लेंगे, और इसमें तो गवर्नर के लिए ऐसा कुछ रोल ही नहीं। तो आर्टिकल 201 के ऊपर रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, तो वो भी ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। इसके आंसर जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। अभी हम आते हैं इंडोर एयर क्वालिटी। देखो, इंडोर एयर क्वालिटी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स बढ़ गए हैं इसके, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जहाँ पर पीपल जो है हमारे जैसे लोग हैं, 70 से 90% जो है हमारा इंडोर्स में टाइम बिताते हैं। अभी पॉलिसी जनरली मेजरली देखा जाएगा तो आउटडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे, इग्नोर कर रहे इंडोर एयर क्वालिटी के ऊपर। अभी क्या क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे अभी। अभी डेफिनेशन क्या है इंडोर एयर क्वालिटी की, तो ये रेफर करता है इनसाइड बिल्डिंग्स अफेक्टिंग द हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड कंफर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। तो अंदर बहुत ऐसा कंजेस्टेड एरियाज में बहुत ज़्यादा सफोकेशन ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। अभी कॉमन इंडोर एयर पॉल्यूटर्स कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ओडरलेस गैस रहता है पर इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, जो भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है गाड़ियों में से तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है उसमें से। फॉर्मल डिहाइड है जो फर्नीचर पेंट ग्लू कार्सिनोजन है। अभी फॉर्मल डिहाइड जो है इससे डायरेक्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्बेस्टॉस जो जूने बिल्डिंग है उसकी वजह से वो एक अलग स्मेल आता है, देखो जूने बिल्डिंग जो रहते हैं ना, उसके वजह से लंग डिजीज होने के चांसेस है। रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव गैस है, सॉइल से निकलता है। लेड ओल्ड पेंट्स और पाइप्स में पाया जाता है। मोल्ड डैम कंडीशंस या फॉस्टर फंगल ग्रोथ, जो मोल्ड्स आते हैं देखो फंगस की वजह से, फंगस इन शॉर्ट फंगस की याद रखिएगा। पेस्टिसाइड्स, इंडोर पेस्ट कंट्रोल हम करते हैं तो स्मोक टोबैको और कुक स्टोव वगैरह अगर रहा तो। एलर्जन जैसे पेट के जो डैंडर है या फिर डस्ट माइट्स या फिर पोलन हो सकते हैं। तो इतने सारे हैं, हमें लगेगा नहीं पर ये इतने सारे हैं, ठीक है। अभी इम्पैक्ट क्या होता है, तो इंडिया में हाईएस्ट एनुअल इंडोर जो है PM 2.5 का 55 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और WHO के हिसाब से 3.2 मिलियन डेथ्स होते हैं पर ईयर ड्यू टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। तो समझ सकते हो 32 ये होते हैं, 32 लाख के आसपास
होते हैं इसमें। ठीक है। और हेल्थ का इम्पैक्ट क्या होता है, तो स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, सीओपीडी, लंग कैंसर, और ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी आ सकता है। CO2 बिल्डअप अगर ज्यादा हो गया तो वुमेन और चिल्ड्रन सफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपोजर रहता है इनका। सोल्यूशंस क्या है, एयर प्यूरिफायर लगा सकते हो, हेपा फिल्टर्स 2.5, और टॉक्सिन्स के लिए। ठीक है, इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हो, जैसे स्पाइडर प्लांट है, पीस लिली है, जो एब्जॉर्ब करते हैं। बोल, VOCs का क्या है मुझे बताना। क्लीन फ्यूल्स जैसे LPG, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस कर सकते हैं। लो VOC मटेरियल्स जैसे टॉक्सिक पेंट्स और वार्निशेस और एडिसिव्स कम कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो। ग्रीन बिल्डिंग्स जैसे कि इकोनिवास संहिता, मतलब आप इंडोर एनवायरनमेंट जो है हेल्दी कर सकते हो, अगर अच्छे अच्छे खासे आपके आजू बाजू ट्रीज वगैरह रख गए तो। इवन आप गैलरी वगैरह में भी प्लांट्स वगैरह ऐसे लगा सकते हो जो अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है MCQ और एक मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया रहेगा लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपने एनवायरनमेंट का हमने कोर्स स्टार्ट किया है, वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।